जब से कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई है, कुछ सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है, कुछ की आपत्ति है कि फिल्म में एक भी पॉजिटिव मुस्लिम किरदार नहीं है। कुछ का कहना है कि फिल्म सभी मुसलमानों को एक ही रंग में दिखाती है। ये सवाल कितने जायज़ हैं और इसके अलावा फिल्म को लेकर क्या क्या आपत्तियां हैं, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले बात कश्मीर फाइल्स की, जो अब एक फिल्म नहीं नेशनल इमोशन बन चुकी है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर फाइल्स के लेकर जो माहौल देखा गया है, ऐसा भारतीय फिल्म इतिहास में शायद कभी नहीं देखा गया। थिएटर में भारत माँ की जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। फिल्म के बाद पूरा हॉल अपने आप राष्ट्रगान गा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अनजान लोगों को फ्री में फिल्म दिखाने का ऑफर दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक फिल्म के शो फुल चल रहे हैं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्या भारत में इससे पहले कश्मीर फाइल्स से अच्छी फिल्म नहीं बनी? क्या लोगों ने इतना शानदार सिनेमा पहले नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का, यूँ कहें कि एक देश का गिल्ट है। ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब में डूबी रहने वाली एक पूरी पीढ़ी फिल्म देखकर एक झटके में नींद से जागी है। इन सालों में उसने सरसरी तौर पर यह सुना था कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कट्टरपंथियों ने उसके घरों से भगा दिया था, लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं था। और आज जब इस फिल्म ने 32 साल पुरानी उस त्रासदी का एक एक रेशा उधार कर रख दिया है, तो पूरा देश आत्मग्लानि और सदमे में चला गया है। सदमा ये जानने का है कि उनके अपने ही लोग अपने ही देश में कैसी तकलीफ़ों से गुजरे, और ग्लानि इस बात की है कि अपने ही लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ और आज तक ये देश पर कुछ कर क्यों नहीं पाया। आज हर जगह फिल्म को लेकर आप जो इमोशन देख रहे हैं, वो एक तरह से अपने ही कश्मीरी भाइयों से अपने बेरुखों के लिए देश की माफ़ी है। फिल्म की तारीफ में तो बहुत कुछ कहा ही जा चुका है। पहला ये कि चलिए, इतने सालों बाद किसी ने इस विषय पर फिल्म बनाने की हिम्मत की, बिना किसी लागल पेट के सब कुछ साफ साफ दिखाया। ऐसा करके फिल्म ने पूरी दुनिया में कश्मीरी पंडितों की त्रासदी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से स्थापित कर दिया। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी आपत्ति है कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। इस पर मेरा कहना है कि जब आप असल कहानियाँ, त्रासदियों पर फिल्म बनाते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी पूरी सच्चाई के साथ उस कहानी को बयान करने की होती है। हकीकत भले ही कितनी ही कड़वी क्यों न हो, क्योंकि ये सोचकर आप अपने चाशनी नहीं लपेट सकते। इसे चाटने से किसी की ज़बान का टेस्ट खराब हो जाएगा। लेखक निर्देशन के नाते आपकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी घटना के प्रति ईमानदार बने रहने की है। दुनिया को सच बताने के क्रम में आपको नंगा सच दिखाना ही होता है। अब उस नंगे सच को देखकर अगर किसी को खुद पर शर्म आ जाए, तो ये आपकी समस्या नहीं है। होलोकास्ट पर फिल्म बनाते वक्त क्या दुनिया भर के निर्देशक इस तनाव में रहे होंगे कि इसे देखकर तो जर्मन शर्मिंदा हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिल्म जर्मन्स को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को होलोकास्ट से जुड़ी यहूदी लोगों की त्रासदियाँ दिखाने के लिए बनाई गई है। फिल्म देखने के बाद हर संवेदनशील इंसान यहूदियों के साथ हुई ज्यादती को समझता है, न कि फिल्म देखने के बाद आज की जर्मन पीढ़ी को कोसने लगता है। अगर ऐसा होता, शिल्डलर्स लिस्ट से होकर द पैनिस्ट और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जैसे फिल्म कभी नहीं बन पाती। मेरी हैरानी यह है कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीरी पंडितों को दर्द को समझने के बजाय इन लोगों को चिंता यह है कि इससे इस्लामोफोबिया बढ़ेगा। मतलब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उसके घर से निकाल दिया गया, ये आपको कंसर्न नहीं है। उसकी बहन बेटियों के साथ रेप और मर्डर किए गए, ये आपको कंसर्न नहीं है। अपने ही देश में अपने ही लोगों को उनके घर से निकाल दिया, ये आपकी फ़िक्र नहीं है। आपकी फ़िक्र ये है कि इससे एक वर्ग के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक कौम के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, कि इसी झूठी चिंता ने एक वर्ग को मक्कार बना दिया है। और इस तरह की मक्कारी वो हमेशा दिखाता रहा है। ऐसी मक्कारी का लंबा इतिहास रहा है। 1993 में मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए। ये सभी धमाके हिंदू इलाकों में हुए। इससे सैकड़ों लोगों की जानें गई। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने झूठ बोलते हुए कहा कि मुंबई में 12 नहीं 13 धमाके हुए हैं और एक धमाका
मुस्लिम इलाका में भी हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इन धमाकों को स्थानीय मुस्लिमों से न जोड़ा जाए और ये साबित किया जा सके कि धमाकों में हर वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया। इस बात का खुलासा खुद शरद पवार ने अपनी किताब ऑन माय टर्म्स में किया है। इसी तरह 26/11 के मुंबई धमाके के बाद वरिष्ठ मुस्लिम पत्रकार ने इस धमाकों को आरएसएस की साजिश बताते हुए एक किताब तक लिख डाली और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उस किताब के विमोचन पर भी लग गए। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ये साबित करने की कोशिश की गई कि गोधरा कांड किसी की साजिश नहीं, एक हादसा था। डिब्बे में बाहर से आग नहीं लगाई गई, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था। चिदम्बरम के गृह मंत्री सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव डालकर इशरत जहां के आतंकी होने की बात छिपाई गई। और जैसा मैंने ऊपर कहा कि इस तरह की मक्कारी और बेशर्मी का लंबा इतिहास रहा है, मगर हमें यह समझना है कि एक सही आदमी पर गलत इल्ज़ाम लगाना जितना गलत है उतना ही गलत है एक गलत आदमी का उसकी गलतियों के लिए बचाव करना, और इसी को तुष्टीकरण करना कहते हैं। आप ये मत कहिए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आप ये देखिए कि आतंक में शामिल शख्स अपने धर्म से प्रेरणा पाकर तो आतंक नहीं फैला रहा। कश्मीर फाइल्स में ही एक डायलॉग्स है कि जुल्म तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुए, मगर उन्होंने तो हथियार नहीं उठा लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने एक जापानी नागरिक से पूछा कि अमेरिका ने आप पर न्यूक्लियर बम तक गिरा दिए, आपको 2 शहर पूरी तरह तबाह कर दिए, क्या आप लोगों को कभी दिल से नहीं करता कि आप भी अमेरिका को उसी तरह बर्बाद कर दें? तो उस जापानी शख्स का जवाब था, अमेरिका राष्ट्रपति जब टीवी पर भाषण देता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे सोनी का स्पीकर खड़ा है, उसके कमरे में हिताची की एसी लगा है और उसी कमरे में तोशिबा का स्क्रीन लगी है, तो यही जापान की अमेरिका पर जीत है। यही हमारा उससे असली बदला है। जो शख्स या कौम रचनात्मक से प्रेरित होती है उसके बदले में भी विध्वंस नहीं रचनात्मक होती है। और कश्मीर से निकाले जाने के बाद कश्मीरी पंडितों ने भी हिंसा का रास्ता न अपनाकर रचनात्मक तरीके से पूरी दुनिया में खुद को साबित कर इस विचार को सही साबित किया है। स्टीवन स्पिलबर्ग की मशहूर फिल्म है म्यूनिख, जो म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीटों की हत्या के बाद चलाए गए इजरायली ऑपरेशन विर्थ ऑफ गॉड पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसी की एक खास यूनिट उन तमाम लोगों को चुन चुन कर मारती है जिन्होंने म्यूनिख हमले का अंजाम दिया था, लेकिन बीच ऑपरेशन में उसने एक एजेंट भारी मानसिक तनाव में चला जाता है। उसे इस तरह से किसी जान लेना अच्छा नहीं लगता और वो एक तरह से मोरल डायलेमा में चला जाता है। फिल्म सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ के लिए फिल्म की आलोचना की। स्पिलबर्ग खुद जूइश है, मगर बावजूद इसके एक फिल्म मेकर के तौर पर उन्हें लगा होगा कि हिंसा के बदले हिंसा इस दुनिया में कहीं नहीं लेकर जाएगी, इसलिए उन्होंने चीज़ें दिखाई। अगर इसके बदले वो दिखाते कि एक एक करके सारे आतंकवादी को मार दिया गया तो ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती। लेकिन एक फिल्म मेकर और इंसान के तौर पर यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप पर्दे पर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स और म्यूनिख में फ़र्क ये है कि म्यूनिख एक रिवेंज थ्रिलर है, वहाँ बदला लेने की बात थी, और कश्मीर फाइल्स तो बदले की नहीं एक वर्ग के साथ हुए कत्लेआम की बात करती है। वो कत्लेआम जिस बारे में 32 साल तक उसका अपना ही देश नहीं जानता था, जिसके दर्द से उसके लोग वाकिफ़ नहीं थे, जिसकी पीड़ा से पूरी दुनिया अनजान थी। इसलिए फिल्म को प्रोपगेंडा कहकर उसमें साजिश मत तलाशिए, उसे कोसिए मत, उसके मुंह मत मोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गोल गोल घूमकर वहीं पहुंच जाएंगे जहां 32 साल पहले थे। और ये वक्त रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का है। वैसे भी बहुत देर हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।